हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी कॉमर्स में चैप्टर नंबर 10 स्टाफिंग। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, 12th ऑफ मार्च को आपका एग्जाम है, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा क्विक रिवीजन के लिए। आप इसके थ्रू अपने चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे और जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग आपका मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने इससे पिछले चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगले चैप्टर्स को भी मैं 1 बाय 1 अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मींस फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका मीनिंग हो गया। इसका मतलब हम स्टाफिंग के थ्रू कॉम्पिटेंट लोगों को हायर कर सकते हैं। आपने कहा सर कॉम्पिटेंट लोगों से मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट का मतलब है जो स्किलफुल हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो लॉयल हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो हार्ड वर्किंग है। बिकॉज वी विल एस्टेब्लिश सर्टेन क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम उनको सेलेक्ट करेंगे। तो पहले रिक्रूट करेंगे। तो हमने जब बात की कि व्हाट इज स्टाफिंग और स्टाफिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स जो हैं अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो आप कितना भी अच्छा बिल्डिंग बना लीजिए, ठीक है, कितने भी अच्छे लाइसेंस ले लीजिए, आप मशीनरी खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बिल्डिंग बना लीजिए, बट उस मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज को आप हायर मत कीजिए। व्हाट विल हैपन? आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर ही नहीं सकता, कोलैप्स कर जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे पहला प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो नेचर की बात भी करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टाफिंग? पहला, इट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। क्लियर? याद भी इजीली हो जाएगा, मैनेजमेंट का फंक्शन है। दूसरा परवेसिव है, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, चाहे बिजनेस मेकिंग नॉन बिजनेस मेकिंग, हर जगह आपको कुछ एम्प्लॉइज रखने ही पड़ेंगे। देन आपका अगर हम बात करते हैं तो इट इज कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। और इसके अलावा आपका इसके अंदर इसका जो स्कोप है बहुत वाइडर है। जब वाइडर की बात करते हैं तो स्टाफिंग में केवल ये नहीं है कि जॉब पे रख लेना, इसके अंदर पहले हम रिक्रूट करेंगे, रिक्रूट का मतलब भर्ती करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको आपका जॉब पे पुट करेंगे, फिर उनको ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे और उनके कंपनसेशन प्लान डेवलप करेंगे। तो इट हैज ए वाइडर स्कोप। तो मैंने पहला क्या बताया? मैनेजमेंट का पार्ट है। दूसरा बताया इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। परवेसिव है, जब तक बिजनेस चलेगा हमें इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब परवेसिव का मतलब चाहे बिजनेस छोटा बड़ा हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये कॉन्टिन्यूस भी है, जब तक बिजनेस चलेगा हमें कॉन्टिन्यूसली। इसीलिए तो आप देखिए कंपनीज के अंदर एक अलग से एचआर डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसमें कई बार कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला गया या कोई रिटायर हो गया या कोई मर गया, तो अल्टीमेटली उसकी पोस्ट को फिल करने के लिए आपको स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होगी, कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अब पॉइंट आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के थ्रू आप कॉम्पिटेंट लोगों को हायर कर पाएंगे। पहला पॉइंट क्या? आप कॉम्पिटेंट लोगों को हायर कर पाएंगे एंड इट इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगता है। तो इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे एम्प्लॉइज जो होंगे वो बहुत हार्डवर्किंग होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी के लिए कुछ कमा के देंगे। और इसके अलावा इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि आज आपने अच्छे एम्प्लॉइज को जब हायर कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। बट अगर आज आपने कुछ इंटेलिजेंट लोगों को तो हायर किया बट दे आर कनिंग, दे आर नॉट लॉयल, दे आर नॉट ऑनेस्ट, तो ऑटोमेटिकली इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे कि कंपनी जो है लंबे टाइम तक ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा ये अदर फंक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एम्प्लॉइज ही कैपेबल नहीं रखे तो जब आप डायरेक्शंस देंगे तो उन डायरेक्शंस को भी वो नहीं समझेंगे। तो मैनेजमेंट के जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो भी वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्शंस किसको दोगे? मशीनों को तो डायरेक्शन दोगे। आप किसको डायरेक्शन दे रहे हो? ह्यूमन बींग्स को। और ह्यूमन बींग्स आपकी मशीन्स को ऑपरेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अदर मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए भी एक की रोल प्ले करता है। तो क्या क्या मैंने बताया जरा बता दीजिए मुझे। की रोल प्ले करेगा अदर फंक्शंस के लिए। इसके थ्रू कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज को हायर कर पाएंगे, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर पाएंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट है, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। और ये इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल थ्रू द स्टाफिंग। अगला है व्हाट इज द स्टाफिंग प्रोसेस। देखिए स्टाफिंग प्रोसेस में आप इसके सीक्वेंस को याद करके देखिए। सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग करेंगे।
फिर रिक्रूट करेंगे। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग एंड मोटिवेटिंग देम सो दैट दे विल अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिक्रूटमेंट। फिर होता है सिलेक्शन, डिवाइडिंग द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स इनटू टू पार्ट्स, दोज हु आर टू बी सिलेक्टेड एंड दोज हु आर नॉट, दैट इज व्हाट कॉल्ड सिलेक्शन। फिर उनको हम जॉब पे पुट करेंगे, क्या करेंगे? हम उनको जॉब पे पुट करेंगे, प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपन उनके कलीग्स के साथ, हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस के साथ। फिर हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। तो ये भी इसका क्या है? प्रोसेस है, किसका? स्टाफिंग का। तो मैंने बताया स्टाफिंग का प्रोसेस, पहला मैन पावर प्लानिंग करेंगे, मतलब हम एस्टिमेट करेंगे कितने लोग रिक्वायरमेंट है, फिर हम उनको रिक्रूट करेंगे, फिर हम उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उनको प्लेस करेंगे। फिर प्लेस करने के बाद क्या करेंगे? हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको डेवलप करेंगे। तो ये किसका प्रोसेस है? मैंने आपको बताया, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। क्लियर? क्या बताया? मैन पावर प्लानिंग, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट, फिर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन कराने के बाद अगला है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग एंड मोटिवेटिंग देम सो दैट दे विल अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब जॉब पे रखना नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को और उनको मोटिवेट करना सो दैट दे विल अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको भर्ती बोलते हैं, भर्ती, भर लेना। मान लीजिए आपको 10 लोग चाहिए और आपने 100 लोग भर लिए, अब आप 100 भरेंगे तभी तो आप उनमें से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको 10 चाहिए और आपने 10 ही भरे तो फिर सिलेक्शन किस बात का कर रहे हैं? आप जॉब पे रख ही दीजिए। तो पहले आप 100 लोगों को भरेंगे, फिर आप उनका रिटन टेस्ट लेंगे, फिर आपके जो अदर क्राइटेरियाज हैं, IQ टेस्ट है और दुनिया भर के टेस्ट है, हाँ वो करेंगे और फिर उसके बाद आप उनको जॉब पे पुट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट का मैंने मीनिंग आपको बता दिया। अब इसके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कंपनी के अंदर से ही और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर से। तो इंटरनल में क्या क्या आएगा? प्रमोशन एंड ट्रांसफर। आपने कहा सर प्रमोशन क्या है? प्रमोशन का मतलब होता है लोअर जॉब से हायर जॉब पे पुट कर देना, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रमोशन। और आपने कहा सर ट्रांसफर क्या है? जब एक डिपार्टमेंट में कुछ लोग एक्सेस हैं तो जिस डिपार्टमेंट में एक्सेस है वहां से आप दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पर कम है। तो एक तरह से आप वहीं पर बैलेंस कर रहे हैं, एक्सेस जहां पर है वहां से हटाकर वहां पर भेज रहे हैं जहां पर कम है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफर। सेम पोस्ट पर, सेम लेवल पर, बिना प्रमोशन के एक लेवल से उसी लेवल पे आप दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब लोअर जॉब से हायर जॉब पे पुट करना। आपने कहा इसका फायदा क्या होगा इंटरनल रिक्रूटमेंट का? इंटरनल रिक्रूटमेंट का फायदा ये होगा कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, वो ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम करेंगे और हमारे लिए टाइम कम लगेगा और हमारे लिए इकोनॉमी है, कोई ऐड वगैरह नहीं देना पड़ा, सस्ता पड़ेगा और ऑलरेडी उनको सेलेक्ट करना ईजी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? हम ऑलरेडी उनसे फेमिलियर हैं कि किनको प्रमोशन कर देना है। पर इसके नुकसान क्या हैं? अब आपके पास सिलेक्शन का चॉइस लिमिटेड है, आपको 2 या 3 लोगों में से ही किसी को प्रमोट करना है तो आपके पास चॉइस लिमिटेड है। दूसरा इनब्रीडिंग है कि आप न्यू ब्लड नहीं आया, न्यू आइडियाज नहीं आए। अगर हम बाहर से लेकर आते तो न्यू आइडियाज आते, न्यू ब्रीड, न्यू आपका इनोवेशन होती, तो ये आपका एक कमी रहेगी। और दूसरा जो है हमारे एम्प्लॉइज हैं वो लेजी हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार हम तो प्रमोट हो ही जाएंगे, मेहनत क्यों करनी है। बट अगर उनको डर रहेगा कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो बाहर से एम्प्लॉय लेकर आएंगे तो फिर वो थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से काम करेंगे। दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल सोर्स। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप एड के थ्रू बाहर से लोगों को बोल रहे हैं कि आप अप्लाई कीजिए, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर अनएम्प्लॉयड लोग अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं। तो जब कंपनी को लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करके वहां से लिस्ट ले लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको कैंपस रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। कंपनी किसी पर्टिकुलर कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हायर कर लेती है। प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा ही होता है। प्लेसमेंट एजेंसी में क्या होता है, एक प्राइवेट बॉडी होती है, यहां पर भी अनएम्प्लॉयड लोग अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं तो कंपनीज यहां से भी कुछ एम्प्लॉयज को हायर कर लेती हैं। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स है। कैजुअल कॉलर्स होते हैं, कैजुअल कॉलर्स होते हैं जो कंपनी को टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं। इनको अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम कंपनी को कॉल करते रहते हैं तो कंपनी इनका एक डेटाबेस बना लेती है। तो जब कल को कंपनी के पास कोई वैकेंसी आती है तो इन लोगों को सबसे पहले पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एक भर्ती का बोर्ड लगाया और जैसे लेबर क्लास लोगों को डायरेक्ट हायर कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशंस भी हो सकता है। रिकमेंडेशंस में क्या होता है कि जो हमारा ऑलरेडी कोई लॉयल एम्प्लॉई है हम उनसे पूछते हैं कि आप जैसा ही कोई और लॉयल एम्प्लॉई मिल जाए तो हमें
बता दीजिए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिकमेंडेशंस। तो ये भी आपका कौन सा सोर्स हो गया? एक्सटर्नल सोर्स। तो अब एक्सटर्नल सोर्स के फायदे और जो नुकसान है वो उल्टा कर दीजिए। जो इंटरनल के बेनिफिट थे वो यहाँ नुकसान हो जाएंगे और जो नुकसान थे वो यहाँ बेनिफिट हो जाएंगे। जैसे अब ये कॉस्टली होगा, इसमें टाइम भी लगेगा और ऑलरेडी हम उसके साथ फेमिलियर नहीं है उस पर्सन से कि वो कैसा है, ठीक है। और हमारे जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं वो थोड़ा सा रेसिस्ट करेंगे या वो दे विल बी डीमोटिवेटेड। बट इसके फायदे क्या होंगे? देखो ये तो एक तो बेनिफिट हो गए और एक लॉस हो गए। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? हमारे पास न्यू ब्लड आएगा, यंग ब्लड आएगा और मोर ओवर न्यू आइडियाज आएंगे, इनोवेशंस होंगी, आपके पास ज्यादा चॉइस होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी बिल्कुल नई है, फर्म बिल्कुल नई है, तो वहां इंटरनल सोर्स के थ्रू आप रिक्रूट कर ही नहीं सकते। वहां किसको प्रमोट करोगे, किसको ट्रांसफर करोगे? न्यू फर्म के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सोर्स का ही यूज करना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है सिलेक्शन। What is selection? Selection is dividing the recruited candidates into two parts, those who are to be selected, those who are not. That is what called selection. तो selection जो है वो कौन सा प्रोसेस है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। तो इनका डिफरेंस जो है, एक तो मीनिंग लिख दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। इसका मीनिंग है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड मोटिवेटिंग देम सो दैट दे विल अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिक्रूटमेंट। Selection dividing the recruited candidates into two parts, those who are to be selected, those who are not. दूसरा ये पॉजिटिव प्रोसेस है, वो नेगेटिव प्रोसेस है। देन इसमें आप पूल कर लेते हैं कैंडिडेट्स को, उसमें हम रिट्रेंच करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। दूसरा इसके अंदर आपका जो रिक्रूटमेंट है वो सिलेक्शन से पहले होता है और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं इसका स्टेप्स क्या है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस? पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। व्हाट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम वी जस्ट सी whether the candidate is physically and mentally fit for the job or not। तो इसमें हम प्री इंटरव्यू करते हैं। क्या करते हैं? प्री इंटरव्यू करते हैं और प्री इंटरव्यू में देखते हैं कि वो कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली फिट फॉर द जॉब है या नहीं है। उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उस पे उससे उसकी डिटेल को फिल कराया जाता है, क्योंकि एक बायोडाटा तो उसने दिया है, उसमें उसने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है। मैं एप्लीकेशन ब्लैंक में अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं और उससे कह रहा हूं कि इसमें मेरी रिक्वायरमेंट, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इंफॉर्मेशन आप हमें दीजिए। देन एम्प्लॉयमेंट या सिलेक्शन टेस्ट। अब जो हम सिलेक्शन टेस्ट करेंगे तो बहुत सारे टेस्ट आपके होते हैं, जैसे आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि हम देखेंगे कि उसकी प्रोफिशिएंसी क्या है, वो जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम उसको रख रहे हैं वो काम उसको करना आता है या नहीं आता है। इसमें हम ट्रेड टेस्ट कर सकते हैं, डेक्सटेरिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब आपने कहा सर ये ट्रेड टेस्ट और डेक्सटेरिटी टेस्ट में क्या डिफरेंस है? ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है जैसे हम टाइपिंग के लिए किसी को रख रहे हैं तो उसको टाइपिंग करनी आती है या नहीं आती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। और डेक्सटेरिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उसकी मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स के कितना स्पीडली कर रहा है और कितना एक्यूरेटली कर रहा है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे आप देखिए प्राइवेट बैंक्स में जो आप एम्प्लॉइज देखिएगा वो यूजुअली कीबोर्ड की तरफ देखते ही नहीं है एंड दे स्पीडली राइट। तो जस्ट सी द मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, तो उनकी एफिशिएंसी क्या है, दैट इज डेक्सटेरिटी टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट में देखते हैं वो काम करना आता है या नहीं आता है, उसमें देखते हैं हम स्पीड कैसी है, मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, राइट राइट। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते हैं कि उसका एप्टीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे एक कहता है आई कांट डू, एक कह रहा है लेट्स ट्राई, तो हमें देखना है उसका एप्टीट्यूड कैसा है। फिर हमें उसका इंटेलिजेंस टेस्ट देखते हैं। इंटेलिजेंस में हम देखते हैं आईक्यू लेवल, कि उसका आईक्यू लेवल कितना, कितना जल्दी वो चीजों को ग्रास्प कर लेता है। ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उस पर्सन का उस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं है। मान लीजिए वो ये कहता है कि मेरा तो वैसे मन तो फुटबॉलर बनने का था, फुटबॉल खेलना था, प्लेयर बनने का था, पर अब देखिए वहां तो मैं जा नहीं पाया, चलिए सोचा कि यही वाला जॉब कर लेते हैं। दैट मीन्स ही डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन दिस जॉब। और एक कहता है कि ये तो मेरा पैशन था, ये वाली जॉब मेरी पैशन थी, तो इसका मतलब उसका इस चीज में इंटरेस्ट है। देन पर्सनैलिटी टेस्ट में हम देखते हैं उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका इमोशनल बैकअप कितना उसके अंदर है, वो मतलब कितना इमोशनल स्टेबल है, तो वो सब हम देखेंगे उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में। ठीक है, टेम्परामेंट देखेंगे। अब पॉइंट आता है अगला स्टेप। पहला मैंने क्या बताया, बोलिए जल्दी से। पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर दूसरा आपका क्या था, एप्लीकेशन ब्लैंक, तीसरा आपका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में मैंने आपको कई सारे टेस्ट डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जो ये सिलेक्शन या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा ये इन डेप्थ होगा। इन डेप्थ का मतलब, एक तो मैंने स्टार्टिंग में प्री इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर देखा था कि वेदर कैंडिडेट इज फिजिकली और मेंटली फिट फॉर द जॉब और नॉट। यहां पे हम देखेंगे उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी कंप्लीट नॉलेज है या नहीं है।
उसके बाद मेडिकल चेकअप कराएंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। मेडिकल जैसे आपने देखा एयरफोर्स की जॉब के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, आर्मी की जॉब्स के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेडिकल, पर मैं ये नहीं कह रहा कि हर जॉब के लिए रिक्वायर्ड ही होता है, पर अगर रिक्वायर्ड है तो। नेक्स्ट इज आपका फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। इसमें हम ये देखते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आया है। जैसे मान लीजिए हम आर्मी की पोस्ट के लिए किसी को रख रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में उसके दादा, नाना, चाचा, ताऊ सब जो है वो आर्मी बैकग्राउंड के, तो इसका मतलब उसने डिसिप्लिन तो घर से ही सीख रखा है। तो बैकग्राउंड भी हमें देखना पड़ेगा कि वो किस बैकग्राउंड से है। देन आपका फाइनल अप्रूवल। अब हम अप्रूवल दे देंगे कि उसको जॉब पे रखना है या नहीं रखना है, जॉब ऑफर करनी है या नहीं करनी है। तो ये लास्ट हो गया। तो मैंने कौन कौन से बताया, जरा आप रिपीट करेंगे मुझे? करेक्ट, करेक्ट, सिलेक्शन टेस्ट, राइट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक, करेक्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल अप्रूवल। तो फिर फाइनल अप्रूवल में हम उसको जॉब ऑफर कर देंगे। तो ये आपका प्रोसीजर था या स्टेप्स थे किसके सिलेक्शन के। अगला टॉपिक है ट्रेनिंग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो वर्ड्स हैं। तो ट्रेनिंग क्या होता है? एम्प्लॉइज के लिए होता है, और ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म टूल टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। That is what called training. And development is overall. Development is long term. Development is for the managers. Development जो है वो short term नहीं है और long term है, और उसमें theoretical practical knowledge पूरी है, जो कि training पूरी तरह से practical है। करेक्ट, डेवलपमेंट वाइडर है, डेवलपमेंट फॉर द मैनेजर्स। क्लियर? तो अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूंगा, डेवलपमेंट जो है वो क्या है? To prepare the employees for handling more responsible and challenging jobs in future. That means it is related to managers. And training for a particular job, for a present job, for a particular job, that is training. For doing super sophisticated jobs and for doing handling the responsibilities, that is called development. The development is for the managers, training for the employees. तो इसमें क्या है? एक टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है, और डेवलपमेंट में क्या है? टीचिंग मेनली ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। उसमें आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो वो क्या है? आपका लॉन्ग टर्म है और मैनेजर्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे कि भाई इससे आपका ये शॉर्ट टर्म है। क्या है ये ट्रेनिंग? शॉर्ट टर्म। और डेवलपमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म। मैंने फिर आपको बताया था कि ये आपका जो है जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो किसके लिए है? एम्प्लॉइज के लिए, और वो किसके लिए है? मैनेजर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है कि नीड फॉर ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? देखिए ट्रेनिंग की जरूरत दोनों को है, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय को भी। आपने कहा सर कैसे? ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है? एम्प्लॉय को बेनिफिट ये है कि उसका मोरल बूस्टअप होगा, उसकी नॉलेज बूस्टअप होगी, वो उसका हम बोलेंगे उसका जो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, और एक्सीडेंट्स कम होंगे। आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को ये कि अब उसको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, उनका प्रॉपर यूज होगा। और इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है इसमें वो है आपका ट्रेनिंग के टाइप्स। ट्रेनिंग के टाइप्स में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग उन एम्प्लॉइज को दी जाती है जो बिल्कुल नए हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस के साथ, कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज के साथ। दैट इज व्हाट कॉल्ड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में उसको जॉब से फेमिलियर कराया जाता है, किस जॉब पे आप आए हैं, आपको आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और आपको काम कैसे करना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड जॉब ट्रेनिंग। उसके स्किल्स को एनहांस किया जाता है। सेफ्टी ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को दी जाती है, जिसके अंदर उनको देखना है कि किस तरीके से उनको किसी भी एक्सीडेंट से बचना है, और किस तरीके से उनको हर्डल को किस तरीके से फेस करना है। तो इस ताकि डैमेजेस कम से कम हो, एक्सीडेंट्स कम से कम हो। बताना पड़ेगा कि मशीन को अगर आपने ऐसे ऑपरेट करा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। देन प्रमोशनल ट्रेनिंग उन एम्प्लॉइज के लिए होती है जिनको प्रमोशन देने वाले हैं आप। अगर आप प्रमोशन देने वाले हैं तो जिस पोस्ट के लिए आप उनको प्रमोट करने जा रहे हैं उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनमें उसने क्या काम करना है, इस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप किसी एक नई चीज से, आपकी पुरानी टेक्निक ऑब्सोलीट हो गई है, अब आपको नई टेक्निक उनको सिखानी है, तो कौन सी ट्रेनिंग आप देंगे उनको? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। और रेमेडियल ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है जो बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं। जैसे आपने ट्रेनिंग ऑलरेडी दे दी, अब वो ट्रेनिंग देने के बाद भी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जो ट्रेनिंग आप देंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेमेडियल ट्रेनिंग। तो मैंने ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपसे डिस्कस किए। तो होप सो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ओवरऑल पूरा जो चैप्टर है वो डिस्कस किया है। मैंने आपसे डिस्कस किया स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है,
रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हैं, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, सिलेक्शन में और आपका रिक्रूटमेंट में डिफरेंस क्या है, सिलेक्शन के डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, फिर आपका ट्रेनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो मैंने डिस्कस किया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मैंने आपसे डिस्कस किया। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगा, आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।